and today's topic is consignment account. So what is consignment account? Basically, sometimes the goods are sent from a merchant to another merchant for the purpose of sale on commission basis at the sole risk of the sender himself. Basically इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने गुड को किसी दूसरे मर्चेंट के पास भेजते हैं, किसी दूसरे पर्सन के पास भेजते हैं जो उन गुड्स को सेल करने का काम करता है। तो वो हम जो गुड्स बेचते हैं उसके पास कि आप इसको ले जाइए और जाकर हमारे गुड्स को बेचिए, तो उस पर्सन को बोला जाता है कंसाइनी। और जिस टाइम पर हम अपने गुड्स को किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि आप इन गुड्स को बेचिए, तो वी आर dispatching our goods to another person, so we are consignor, and the person who received the goods for the sole motive of selling them is known as the consignee. So means consignee is the receiver of the goods and consignor is the one who dispatch his or her goods to another for the purpose of selling them. Basically consignment account का मतलब क्या है? जब गुड्स को भेजा जाता है, एक मर्चेंट अपने गुड्स को जब भेज देता है किसी अनदर पर्सन को, किस लिए? फॉर द मोटिव ऑफ सेलिंग देम। ठीक है, तो वो क्या होता है? कंसाइनमेंट होता है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए माय नेम इज तान्या, सो हियर तान्या सेंड गुड्स टू, हियर मे बी माय फ्रेंड रिया। मैं हूँ बनाने वाली गुड्स को, आई एम द रियल ऑनर ऑफ द गुड्स, और रियल वी कैन से दैट द रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स। सो मे बी आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज एंड आई सेंड माई शूज टू रिया फॉर सेलिंग देम। मीन्स आई एम द कंसाइनर and Riya is the consignee, and the goods, when the shoes are sent from me, when I send the goods to Riya, these are the goods on consignment. Goods on consignment. Is it clear? अभी हमने क्या पढ़ा? अब मैं क्या बन गई हूँ? कंसाइनर। रिया क्या बन गई है? कंसाइनी। मैंने अपने गुड्स को रिया को भेजा और उसे बोला कि तुम मेरे गुड्स को बेचो। अगर रिया मेरे लिए काम कर रही है तो मुझे उसे कुछ ना कुछ बदले में रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ जो रेम्यूनरेशन है वो एग्जैक्टली रेम्यूनरेशन का नाम है यहाँ पर कमीशन, क्योंकि वो कमीशन मैं उसे तब दूंगी जब वो मेरा काम करेगी। और मैंने उसे क्या काम बोला है कि आप मेरे गुड्स को सेल कीजिए। अब मान लीजिए वो कुछ परसेंटेज ऑफ द कमीशन है, मे बी 10% ऑफ द कमीशन है। 10% ऑफ दी सेल क्या है? कमीशन है। अगर रिया के पास मैंने भेजे हैं 2 लाख के गुड्स, ठीक है, ये गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है 2 लाख, बट उसने अगर सेल किया है 1 लाख का गुड, मीन्स उसे जो कमीशन मिलेगी, कमीशन की जो उसकी कैलकुलेशन होगी वो 1 लाख पर होगी। 1 लाख का 10% इट इज ₹10,000। सो ये 10,000 उसकी रिया की क्या होगी? कमीशन। नॉर्मल सी बात है ना, गुड्स मेरे हैं और रिया उन गुड्स को बेच रही है, वो ऐसे ही तो नहीं बेचेगी उन गुड्स को, उसको भी बदले में कुछ चाहिए, तो वो क्या लेगी? जितना वो बेच कर आएगी उसके ऊपर वो क्या लेगी? कमीशन। सो यहाँ से ये लाइन का मतलब क्लियर हो गया होगा कि कंसाइनमेंट पर गुड जाते हैं एंड कंसाइनी गिव कमीशन to the consignor, give commission to the consignee, और consignor consignee को कमीशन देगा on sale basis, जितना वो बेच कर आएगा उस बेसिस पर उसको क्या देगा? कमीशन देगा। Is it clear? अब आगे एक चीज देखिए, जब मैंने इसके पास गुड्स भेजे हैं तो उन गुड्स को बेचने पर हुआ क्या कि अभी तक गुड्स की रियल ऑनर कौन हूँ? मैं ही हूँ। मीन्स अगर गुड्स खराब होते हैं और समथिंग एल्स लाइक, तो वो सारा का सारा रिस्क किसके पास रहेगा? अभी भी मेरे पास ही रहेगा। तो रिस्क किसके पास है? तान्या के पास है। अभी तक फिलहाल वो गुड्स क्योंकि सेल नहीं हुए हैं, तो रिया का क्या रोल है यहाँ पर? रिया बेसिकली कस्टोडियन है। रिया सिर्फ और सिर्फ क्या है? कस्टोडियन है।
यहाँ पर कंसाइनी है, उसके साथ साथ क्या है, कस्टोडियन भी है। कस्टोडियन मीन्स अ पर्सन जो गुड फेथ में उन गुड्स की केयर करने वाला है फॉर द टाइम, जब तक वो बिकते नहीं है, सिर्फ तब तक के लिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंसाइनर के लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड होती है बिकॉज गुड्स उसके पास से किसी और के पास जा रहे हैं, एंड जो कंसाइनी है उसके लिए वो कंसाइनमेंट इनवर्ड होती है। इनवर्ड इसलिए होती है क्योंकि वो उन गुड्स को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे कि लिखा भी है, रिमेन्स ऑनर अंटिल गुड्स आर सोल्ड। कंसाइनर तब तक ऑनर रहेगा जब तक वो गुड्स एक्चुअली में जिसकी हैं उसके पास तक नहीं पहुंच जाते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कंसाइनमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि मुझे मैंने गुड्स बनाए हैं, उनको बेचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, किसी और को दे रही हूँ और वो कोई और पर्सन जाकर मेरे गुड्स को बेच रहा है। उस केस में मैं कौन हूँ, कंसाइनर हूँ। सामने वाला पर्सन जो उन गुड्स को ले रहा है एंड फर्दर उन गुड्स को क्या करने वाला है, सेल करने वाला है मेरे लिए, वो क्या है, मेरा कंसाइनी है। वो मेरा काम क्यों कर रहा है, वो मेरे काम को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्या चाहता है, मुझसे कमीशन चाहता है। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। ऐसा पर्सन जो गुड्स अपने उठा करके किसी और को दे रहा है और उसको कह रहा है कि आप इन गुड्स को बेचो, उसके पास से गुड्स जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, आउटवर्ड कंसाइनमेंट है। एंड वो पर्सन जो उन गुड्स को रिसीव कर रहा है एंड फर्दर उन गुड्स को वो पर्सन बेचेगा, उसके लिए क्या है, ये इनवर्ड कंसाइनमेंट है। सो बेसिकली मैं अभी भी क्या रही, मीन्स तान्या है, वो भी क्या रही, ऑनर रही गुड्स की। एक तरीके से सारा रिस्क किसका है, उसी का ही है। मीन्स अब मान लीजिए आप और मैं है, मैंने गुड्स बनाए, ठीक है, मुझे मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपके एरिया की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कैसे बेचना इस बारे में नहीं पता, ठीक है, या मैं सेलिंग की फील्ड से या मार्केटिंग फील्ड से मैं बिलोंग नहीं कर रही हूँ, मुझे जिस प्रोडक्शन आता था मैंने उतना काम कर दिया। तो मैंने वो गुड्स ले लिए, बना लिए, और बनाकर मैंने क्या बोला, आपको बोला कि आप उसको बेच दीजिए। तो उस केस में मैं कौन हुई, Who am I? I am the consigner and you are the consignee। ठीक है, तो सारा रिस्क क्या है, मेरा है जब तक वो गुड्स बिक नहीं जाते। अब आप मेरे लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, आप बदले में कुछ ना कुछ लेंगे, तो आप क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे ही तो आपको देने नहीं वाली हूँ, मैंने आपको किस काम के लिए रखा है कि आप मेरे गुड्स को आगे जाकर बेचिए। तो जितना आप बेचेंगे उस पर सर्टेन परसेंटेज की मैं आपको क्या दे दूंगी, कमीशन दे दूंगी। ठीक है, तो मेरे लिए क्या रही वो, इनवर्ड और आउटवर्ड, इट इज अ आउटवर्ड कंसाइनमेंट फॉर मी, बिकॉज मैंने बनाया और उसको आपको दे दिया कि आप उसे बेचिए, तो मेरे लिए वो क्या रही, आउटवर्ड कंसाइनमेंट रही। और आपके लिए वो क्या है, इनवर्ड कंसाइनमेंट है, क्योंकि आपको गुड्स मिले हैं, और जब गुड्स मेरे से आप तक जाएंगे तो उसी का नाम ही क्या है, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है। ओके, तो बताइए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है, मोटिव क्या होगा कि हमने ये कंसाइनमेंट को किया। सो आप सोचिए इसके बारे में कि क्या क्या मोटिव हो सकता है कि हमने कंसाइनमेंट क्यों किया। ओके, ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंसाइनमेंट क्यों करा जाता है। मे बी द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड्स डज नॉट हैव द नॉलेज हाउ टू सेल द गुड्स। ठीक है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, जो बनाने वाला है उसे नॉलेज ही नहीं है कि हाउ टू सेल द गुड्स, या फिर बनाने वाला स्मॉल स्केल पर है, उसने भी ये सोचा है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे कंसाइनमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है श्रीनगर में, ठीक है, मतलब मेरे शिमला में मान लीजिए मेरा बिजनेस है, और मुझे अपने गुड्स को बेचना है मान लीजिए पटना में, तो मैं बेसिकली क्या करूंगी, किसी और को ही बोलूंगी कि तुम मेरे ये गुड्स अपने शहर में जाकर क्या कर देना, बेच देना। सो इट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट के अंदर क्या मोटिव हुआ, पहले तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, समटाइम मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए या फिर ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए भी ऐसा किया जाता है। समटाइम मैं ऐसा क्यों करती हूँ, जस्ट टू गेट द एडवांटेज ऑफ द इमेज ऑफ आर कंसाइनिंग। ठीक है, टू टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज ऑफ गुडविल
कंसाइनी। कई बार ऐसा किया जाता है क्योंकि जो कंसाइनी है एक रेपुटेटेड पर्सन है जिसको मैं अपना कंसाइनी बना रही हूँ, तो उसकी इमेज के एडवांटेज लेने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू गेट rid of सेलिंग एक्सपेंसेस। समटाइम मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं सेलिंग एक्सपेंसेस से बचना चाहती हूँ, ठीक है। और टू कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। मेरा गुड ऐसा है कि मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन पे, बहुत स्पेशलाइज्ड और एक कह सकते हैं कि केयर करनी पड़ती है मुझे, तो मैं प्रोडक्शन पर ही ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए ऐसा मैं कर सकती हूँ कि मैं गुड्स किस पे भेज दूँ, कंसाइनमेंट में। टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट और टू एक्सपेंशन ऑफ द न्यू मार्केट, growth of the business, to take advantage of goodwill of the consignee, to get rid of selling expenses, to concentrate on the production activity. Okay, so उसके अलावा सोचिए कि किस लिए कंसाइनमेंट हो सकता है। कंसाइनमेंट में बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे मैंने अभी बात की थी, यहाँ तान्या है और मैंने अपने गुड्स कंसाइनमेंट पे किसको दिए हैं, रिया को, तो यहाँ मैं बन गई प्रिंसिपल और वो रिया क्या बन गई, मेरी एक तरीके से एजेंट। वैसे तो है हम क्या, इसके अकॉर्डिंग कंसाइनर हूं मैं और वो क्या है, कंसाइनी है, और एक तरीके से हम काम किसके अकॉर्डिंग करें, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन से। सो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं अगर प्रिंसिपल होने के, ठीक है, कुछ फायदे लेना चाहती हूँ तो भी मैं ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा सोचिए हम किस लिए ऐसा कर सकते हैं, ताकि मुझे मेरे जो वेस्टफुल एक्सपेंसेस हैं कि गुड्स को बेचने से पहले उसे गोडाउन में रखना पड़ता है, तो इस तरीके के एक्सपेंसेस से बचने के लिए भी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर आया जा सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट को बढ़ाने के लिए, नए एरियाज पे जाकर अपने सामान को बेचने के लिए, ये सब चीजें तो हैं कि इस सब के लिए कंसाइनमेंट किया जा सकता है। ओके, सो अभी हम करने वाले होता है, बेसिकली हमने कंसाइनमेंट को तो डिस्कस किया, जहां पर गुड्स एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास बेचती है, वो कहती है मेरे गुड्स को आप क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। जो बेच रहा होता है वो कौन होता है, कंसाइनर होता है। जो उन गुड्स को लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गुड्स बेच दूंगा, वो कौन होता है, कंसाइनी होता है। और सेल बेसिकली सबको पता ही होता है, सेल में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। तो सबसे पहले ऑनरशिप। हम सबको पता है कि जब कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, तो गुड्स का ऑनर अंटिल द गुड्स आर सोल्ड कौन रहता है उस टाइम पे, ऑनर हमारा कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनी रहता है। कौन होता है उस टाइम पे ऑनर, कंसाइनी। और सेल में जैसे ही सेल अटेम्प्ट हो गई, गुड्स का ऑनर कौन बन गया, द परचेजर ऑफ द गुड्स, और वी कैन से द बायर ऑफ द गुड बिकम द ऑनर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। अभी हमने लास्ट में किया था कि कंसाइनमेंट में रिलेशन क्या है, कंसाइनर और कंसाइनी का। कंसाइनर इज द प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज द एजेंट। बट सेल में रिलेशन क्या होता है, बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप। जिसने गुड्स दिए हैं वो सेलर है, जिसने गुड्स को ले लिया है वो बायर है। नेक्स्ट है रिस्क। ये भी हम पहले पॉइंट कर चुके हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट में रिस्क सारा का सारा किसका है, कंसाइनर का है, ठीक है। और जो सेल्स है, जैसे ही सेल हो गई, रिस्क किसके पास चला गया, सेकंड पार्टी के पास चला गया, मींस हमारे गुड्स के बायर के पास चला गया। अब उस गुड्स से रिलेटेड कोई भी रिस्क हमारा नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कमीशन। अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो कंसाइनमेंट में कंसाइनी हमारे लिए काम ही क्यों कर रहा है, कमीशन के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर ऐसा कोई कमीशन का रोल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं कंसाइनमेंट के, कौन बियर करने वाला है, हमारा कंसाइनर बियर करने वाला है, क्योंकि गुड्स उसके हैं। मैंने तो जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं तुम्हारे गुड्स को बेच दूंगी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस सारे किसके हैं, कंसाइनर के ही हैं। लेकिन सेल के केस में जैसे ही मैंने गुड्स बेच दिए, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा है, वो खर्चा मेरा नहीं है, वो सारा खर्चा किसका है, बायर ऑफ द गुड्स का है। ओके, नेक्स्ट है डेटर। अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए टर्मोलॉजी डेटर्स की यूज नहीं हो सकती, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में अगर मुझे गुड्स दिए गए हैं और कहा गया है कि मेरे गुड्स को बेच दीजिए, तो मैं उसकी डेटर नहीं हूँ, मैं उसकी कंसाइनी हूँ, आई एम नॉट द डेटर, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर अगर कोई मुझसे गुड्स को लेकर जाता है, पेमेंट नहीं करके जा रहा है, तो मेरा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। तो डेटर का रोल सेल के केस में है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के केस में वो जो गुड्स को लेकर गया, वो बेचने के लिए लेकर गया है, वो आपका डेटर नहीं है, वो कौन है, आपका कंसाइनी है। ओके, नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर आपने मुझे अपने गुड्स की 100 यूनिट दी और बोला कि आप इसे बेच दीजिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा तो वो मेरे पास ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर मान लीजिए 100 में से मैंने बहुत मशक्कत की और इतनी मशक्कत करने के बाद मुझसे सिर्फ 70 ही बिके, तो वो बाकी 3 का लायबल मैं नहीं हूँ, मैं उनको वापस आपके पास भिजवा दूंगी और कहूंगी कि इनको आप बेचिए, ठीक है, या आपके गुड्स हैं आप रखिए इन्हें। तो रिटर्न ऑफ द गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में ऐसे गुड्स जो बच जाते हैं, जो रिमेन अनसोल्ड है, उनको क्या किया जा सकता है, रिटर्न किया जा सकता है। लेकिन सेल के केस में अगर मान लीजिए मैंने आपसे एक बार गुड्स ले लिए, तो रिटर्न करने की अगर कुछ ऐसे रिलेटेड पॉलिसी नहीं है तो मैं नहीं हूँ लाइबल, अगर आपके काम नहीं आ रहा है तो भी उसको आपको ही रखना पड़ेगा। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको वापस लूंगी, रिटर्न का कोई चक्कर नहीं होता। नेक्स्ट है राइट टू सेल। कंसाइनमेंट के अंदर एक कंसाइनी को राइट मिल जाता है बेचने का, पर किसके नाम पर, कंसाइनर के नाम पर, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर मैं सेलर के नाम पर परचेजर दोबारा से उन गुड्स को नहीं बेच सकता, ठीक है। अब अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर हूँ, मैं उन गुड्स को बेच रही हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उन गुड्स को लेकर के, कंसाइनर की है। आई एम जस्ट अ कंसाइनी, आई एम जस्ट अ एजेंट, ही इज और शी इज द प्रिंसिपल। बट अगर मैंने एक बार गुड्स को बेच दिया, ठीक है, तो अब बेचने के बाद वो जो बायर है वो किसी और को नहीं बेच सकता मेरा नाम लेकर के, क्योंकि मेरा अब उन गुड्स से लेना देना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है एक्ट। कंसाइनमेंट पर जो एक्ट लगता है वो एक्ट है लॉ ऑफ एजेंसी का एक्ट 1872, ठीक है। और जो सेल है, सेल पर जो एक्ट लग रहा है वो सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 लग रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से कंसाइनमेंट को लेकर के। उसमें सबसे पहले है परफॉर्मा इनवॉइस। जब एक कंसाइनर अपने कंसाइनी के पास गुड्स को भेजता है तो उसके अंदर वो सर्टेन डिटेल्स को लेकर के परफॉर्मा इनवॉइस को तैयार करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स बीइंग डिस्पैच्ड, what is the quality of the goods, minimum sale price, and certain terms related to that particular goods which are sending from the consignor to the consignor. So performa invoice is prepared by the consignor at the time of dispatch of the goods, which contain the detail of the goods which are going to be dispatched. Next is the commission. As we know, the remuneration which is given by the consignor to the consignee as consignee sold the goods, ठीक है, which belongs to the consignor. So commission is further classified into two parts, which are del creditor commission, overriding commission. Del creditor commission, as the consignee is going to bear the loss on the account of the bad debt, so that additional commission which is provided to him on the account of bearing the loss due to bad debt, that is del creditor commission. Means अगर मान लीजिए आपने मेरे गुड्स थे, मैंने आपके पास भेज दिए, किसी बार आप जाकर बेचिए मार्केट में, मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया कि नहीं बेचिए मेरे गुड्स को, तो आपने क्या किया, उसको क्रेडिट पर बेच दिया, तो आपके पास क्या आ गया, डेटर। अब वो डेटर अगर पैसा नहीं दे रही तो पार्टिकुलर लॉस किसका है तो वो लॉस वैसे मेरा, बट उस टाइम पे उस लॉस को किसको बियर करना पड़ेगा, आपको, क्योंकि आपने बेचा, मुझे नहीं पता आपने किसको बेचा, जो आपको पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो लॉस किसका है, आपको हो रहा है, पर वो है किस चीज का, क्योंकि मेरे गुड्स आपने बेचे हैं। सो उस टाइम पे आप क्या डिमांड करेंगे मुझसे, सो यू आर गोइंग टू डिमांड सम एक्स्ट्रा कमीशन, दैट कमीशन इज नोन एज डेल क्रेडिटर कमीशन। नेक्स्ट इज overriding commission. When goods are sold above the prescribed price, means the selling price is more, ठीक है, then which I prescribed you, that is overriding commission. Means अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे जो ये प्रोडक्ट है इसके आप 1 यूनिट बेचिए, मिनिमम नहीं, इसका एक प्राइस मैंने बोल दिया कि उसको बेचिए 300 में, ठीक है, और आप मेरी 1 यूनिट को एक्चुअल में सेल करके आए हैं 420 में। सो मीन्स यू आर ओवर राइडिंग, आपने बेसिकली क्या किया है, मेरे लिए मुनाफे को कमाया है 120 रुपए का, तो यहाँ पर वो जो 120 रुपए, इस पर तो आपको 300 पर तो आपको कमीशन मिलेगी ही मिलेगी, पर आपने मेरी सेल की कीमत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अपने एफर्ट्स कर कर, अपनी मेहनत को करके, तो वो जो 120 है ना, जो आपने एक्स्ट्रा बेचा है मेरे लिए, मतलब उसी सामान को कुछ फालतू में जाकर के लोगों को बेचा है, तो 120 पर जो आपको कमीशन मिलेगी वो आपकी ओवरराइडिंग कमीशन कहलाएगी। Next is expenses on the consignment. Expenses on the consignment may be paid by the consignor or may be paid by the consignee, but automatically these expenses is to be bear by the consignor. He is a bearer of all expenses related to consignment. Okay, so expenses of the consignment is of two types: non-recurring expenses and recurring expenses. Non-recurring expenses are basically those expenses which are related to the time when goods are sent from
sender to receiver, or maybe we can call that from the consigner to the consignee. गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाने में जो खर्चा है वो नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे कहलाते हैं. जैसे कि जब मैंने गुड्स बेचा तो मे बी इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, एंड बिसाइड दीज any other carriage etc. These are non-recurring expenses. Next is recurring expenses. Recurring expenses are basically those expenses which are to be incurred time to time, like selling expenses and go down rent, repair expenses etc. Next is account sale. It is completely opposite of pro forma invoice. Account sale is prepared by the consignee time to time. For the consigner, it contains the detail about the how much goods are sold, what is the balance of the goods left, what are the expenses which is done by the consignee, ठीक है, on the account on the sale of the particular product. It is known as account sale, and it is completely different from the pro forma invoice. What is the difference between both of them? सबसे पहले तो pro forma invoice गुड्स को भेजते वक्त बनाया गया, पर अकाउंट सेल गुड्स को भेजते वक्त नहीं बनाया गया. उसको तो कंसाइनी ने बनाया बाद में ये बताने के लिए कि कितना बैलेंस है और क्या चल रहा है, कितना सामान बिका है और कितना रहता है. ठीक है, ये उस बैलेंस को बनाने के लिए किया गया. इसके अंदर कोई ऐसा बैलेंस बनाने के लिए इसको नहीं किया गया. ये जस्ट डिटेल्स थी कि इतने गुड्स मैं आपके पास भेज रहा हूँ. pro forma इनवॉइस को कौन बनाता है? हमारा इसको बनाने वाला हमारा कंसाइनर होता है, और वो इसको उठाकर किसको दे देता है? हमारे कंसाइनी को दे देता है. लेकिन इसके अंदर अकाउंट सेल्स के अंदर इसको कौन बनाता है? इसको बनाने वाला कंसाइनी होता है. वो पर्टिकुलर टाइम की डिटेल्स बताता है किसको? कंसाइनर को. जब pro forma इनवॉइस बनाया जाता है, जब मैंने उसको बना करके अपने गुड्स के साथ कंसाइनी के पास भेजा, तो उसको रिसीव करने पर कंसाइनी की कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी नहीं बनती है कि वो मुझे उसमें जो अमाउंट है उसको क्या करे? पे करे. बट जब अकाउंट्स डिटेल को बनाया जाता है, सो बेसिकली इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कंसाइनर की कि जो बैलेंस इसमें निकल रहा है, कंसाइनर उस बैलेंस को पे करे किसको? कंसाइनी को. तो ये कुछ एक तरीके से इस चैप्टर का ओवरव्यू टाइप था थ्योरेटिकली. अगर आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. उसके बाद ही मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगी.